गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो विषय है वो है आर्थिक भूगोल और उसके अंतर्गत हमारा जो स्टडी का टॉपिक है वो है विश्व उद्योग और उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें हम देखेंगे कि सामान्यतः किसी भी व्यवस्थित व क्रमबद्ध कार्य को उद्योग के रूप में माना जाता है। आर्थिक कार्यों के अंतर्गत वस्तु निर्माण को ही उद्योग का रूप माना जाता है। वस्तु निर्माण मानव का प्रमुख व्यवसाय है। ऐतिहासिक विकास के साथ इसकी प्रकृति, इसके रूप और संरचना में परिवर्तन होता रहा है। विकास की जो अवस्था है उसके आधार पर वस्तु निर्माण की प्रकृति परिवर्तित होने पर उद्योगों का रूप भी बदलता जा रहा है। इस आधार पर 3 अवस्थाओं में विभिन्न उद्योगों के प्रकार विकसित हुए। प्रथम जो अवस्था है इसमें सामान्यतः प्राथमिक उत्पादनों के परिष्करण का कार्य विकसित हुआ, जैसे अनाज पीसना, तेल निकालना, सूत काटना, धातुओं को गलाना, पशुओं से प्राप्त वस्तुओं को तैयार करना एवं खाने खोदना आदि। द्वितीय अवस्था जो है इनमें ऐसे उद्योग विकसित होकर शामिल हुए जिनमें प्राथमिक उत्पादनों का रूपांतर करने के बाद एक नवीन प्रकार की वस्तु निर्मित होती है। उदाहरणार्थ वस्त्र निर्माण, कागज निर्माण, फर्नीचर, विद्युत उत्पादन व इस्पात बनाना आदि। तृतीय अवस्था है, इसके अंतर्गत इसमें निर्माण में पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे मशीन निर्माण, भारी विद्युत क्षेत्र निर्माण तथा रासायनिक पदार्थों का निर्माण। जैसे कि हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपना वर्गीकरण किया है, किंतु विकास के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रोफेसर जोन्स और डार्केनवाल्ड ने उद्योगों को 3 प्रमुख भागों में बांटा है। इनमें प्रथम है कुटीर उद्योग, दूसरा है वर्कशॉप उद्योग, तीसरा वर्तमान जटिल कारखाना उद्योग। प्रोफेसर कोलिन क्लार्क ने द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस में औद्योगिकरण की प्रक्रिया की अवस्थाओं के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया। प्राथमिक वर्ग, इस वर्ग में प्राथमिक उद्योगों में प्रमुखतः स्थानीय साधनों का प्रयोग करने वाले उद्योग शामिल किए जाते हैं, जैसे कृषि, मछली पकड़ना व जंगलों से विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति। द्वितीय वर्ग वे उद्योग जो खनिज व्यवसाय, जनोपयोगी वस्तुओं के निर्माण तथा बिजली उत्पादन से संबंधित हैं। तृतीय वर्ग में ऐसे उद्योग शामिल हैं जिनमें उच्च कोटि की तकनीकी उत्पादनों की प्रधानता पाई जाती है। इसी प्रकार अन्य जो विद्वान हैं, प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा ऐतिहासिक विकास के आधार पर उद्योगों के 4 विभाजन किए गए। सर्वप्रथम प्रारंभिक उद्योग, द्वितीय साधारण प्रकार के उद्योग जनरल इंडस्ट्रीज, थर्ड समुदाय आधारित उद्योग कम्युनिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज, और फोर्थ आधुनिक जटिल उद्योग मॉडर्न इंडस्ट्रीज। आधुनिक भूगोल के प्रमुख भूगोलवेत्ता प्रोफेसर सिंह के द्वारा उद्योग को इसके विविध पक्षों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। इसमें है निष्कर्षण उद्योग, द्वितीय पुनरुत्पादन उद्योग रिप्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज, वस्तु निर्माण उद्योग और सहायक उद्योग। 4 में इन्होंने बांटा। इसमें हम देखते हैं कि निष्कर्षण उद्योग में वे सभी आर्थिक कार्य समाविष्ट हैं
जो कि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले पदार्थों या संसाधनों से संबंधित है। ऐसे पदार्थ मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रकृति से सीधे ही ग्रहण करता है। मछली पकड़ना, वन्य वस्तु व पशु, लकड़ी काटना और खनन ऐसे उद्योगों में शामिल है। पुनरुत्पादन उद्योग ऐसे आते हैं जिनमें संसाधन के रूप में मिट्टी या अन्य प्राकृतिक तत्वों का सहारा लेकर कार्य किया जाए। इसमें कृषि व पशुपालन आते हैं। तृतीय है वस्तु निर्माण उद्योग। इसमें दोनों उद्योगों से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग और इसकी प्रकृति में परिवर्तन कर अधिक उपयोगी बनाना वस्तु निर्माण उद्योग कहलाता है। और सहायक उद्योग में मानव के तृतीयक और चतुर्थक उत्पादन कार्य सहायक उद्योग कहलाते हैं। अब हम एक सामान्य जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो देखते हैं कि पूंजी के स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का जो प्रकार है वो होगा निजी क्षेत्र अर्थात प्राइवेट, दूसरा है राजकीय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र, और चौथा सहकारी क्षेत्र। अब पूंजी और श्रम की गहनता, कुछ पूंजीपरक होते हैं, कुछ श्रम आधारित होते हैं। स्थानीयकरण के आधार पर अर्थात लोकेशन के आधार पर केंद्रीकृत भी हो सकते हैं, विकेंद्रीकृत भी हो सकते हैं। आकार के आधार पर अगर बात की जाए उद्योगों के तो कुटीर उद्योग अर्थात घर के अंदर ही परिवार के एक सदस्यों द्वारा वस्तु का उत्पादन, जैसे पापड़ उद्योग, भुजिया उद्योग आदि। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम, भारी व आधारभूत उद्योग, ये आकार के आधार पर। फिर आता है उत्पादित माल के आधार पर पूंजीगत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, ये इसके अंदर आते हैं। फिर है वितरण, उत्पादन व लाभ के आधार पर। इसमें आता है कच्चे माल पर आधारित शक्ति आधारित उद्योग, बाजार आधारित बहु अवस्थिति उद्योग, विचलक उद्योग, मध्यवर्ती या भार परिवर्तन बिंदु उद्योग। विश्व के विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल और उत्पादन की प्रकृति के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। ये है पहला स्थानीयकृत अथवा अशुद्ध कच्चे माल पर आधारित। ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने पर भार हानि होती है। सामान्यतः कच्चे माल या समीपवर्ती स्थान पर स्थापित होते हैं। ऐसे उद्योगों में लोहा इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम, कागज़ व लुगदी, शक्कर उद्योग और भारी रसायन उद्योग शामिल हैं। द्वितीय है स्थानीयकृत और शुद्ध कच्चे पदार्थ पर आधारित। इनमें वे उद्योग शामिल हैं जिनमें कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर माल तैयार करने में किसी प्रकार की हानि नहीं होती। उद्योग को कच्चे माल या बाजार के स्थान पर कहीं भी स्थापित कर दिया जाए, परिवहन लागत समान रहती है, जैसे कपड़ा, चमड़ा, ऑटोमोबाइल, तेल शोधन और आटा पीसने आदि के उद्योग। तीसरा है अधिक कीमत वाले हल्के पदार्थ। इसमें वे उद्योग शामिल हैं जिनमें कच्चे माल का प्रयोग कम होता है। ऐसे उद्योगों में रसायन, घड़ी बनाना, कीमती औजार और फार्मास्यूटिकल आदि शामिल है। विभिन्न आधारों को लेकर प्रस्तुत किए गए उद्योगों के वर्गीकरण से अधिकांश में भौगोलिक दृष्टिकोण का अभाव है। औद्योगिक भूगोल में उद्योगों का वर्गीकरण स्थानीयकरण तत्वों के वितरण के आधार पर किया जाता है। यह वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे हैं वो इस प्रकार है। पहला, कच्चा माल पर केंद्रित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनकी अवस्थिति लोकेशन कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्र में होती हो, यथा तांबा, सीमेंट और लुगदी कागज़, अर्थात ये जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलेगा वहीं पर वो उद्योग पनप पाएगा। दूसरा है शक्ति केंद्र उद्योग। ऐसे उद्योग इंडस्ट्रीज जिनकी स्थापना में शक्ति का कारक अर्थात पावर अर्थात जिसके अंदर शक्ति की जरूरत ज़्यादा होती है उसका कारक सार्वभौम है तथा शक्ति उत्पादक क्षेत्रों में स्थिति होने पर लाभ पड़ते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। तीसरा है बाजार आधारित उद्योग, जैसे फर्नीचर है, शराब, गैस, मशीनरी उद्योग आदि। मध्यवर्ती या भार परिवर्तन बिंदु उद्योग। ऐसे उद्योग जो किसी मध्यवर्ती बिंदु, बंदरगाह या नदी किनारे पर स्थित है, जैसे खनिज तेल शोधन, पेट्रो रसायन आदि।
फिर है विचलन उद्योग। ऐसे उद्योग जो किसी कारक विशेष से बंधे नहीं होते, उन्हें किसी भी सामान्य स्थिति होने पर स्थापित करना लाभप्रद होगा, जैसे इंजीनियरिंग उद्योग, वाहन निर्माण और ऑटोमोबाइल उद्योग। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन जो फैक्टर्स हैं। किसी भी उद्योग की स्थापना जो होती है वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य उसमें सर्वोपरि भी रखा जाता है। ये हमें भी सामान्यतः पता है कि कोई भी जो उद्योग है उसमें जो उद्योगपति होता है वो सर्वाधिक लाभ कमाने की उसकी प्रबल इच्छा रहती है। इस दृष्टि से सोचा समझा विवेक सम्मत निर्णय है। यह कहा जा सकता है अविवेकपूर्ण तरीके से की गई उद्योग की स्थापना अनुकूलतम स्थिति नहीं कहा जा सकती। उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जाए यह उद्योग के स्वभाव और उसमें काम आने वाले कच्चे माल या कच्चे मालों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। पहला, कच्चा माल, रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। वह वस्तु जिसका रूप एवं गुण धर्म परिवर्तित करके उससे अधिक उपयोगी वस्तु में बदल दिया जाए कच्चा माल कहलाता है। जिस स्थान पर कच्चा माल सरलता से या पर्याप्त मात्रा में सस्ता मिल जाता है वहीं पर संबंधित उद्योग स्थापित हो जाता है। कच्चे माल को दो भागों में बांटते हैं, सर्वत्र प्राप्त और स्थानीयकृत। सर्वत्र प्राप्त माल में मिट्टी और जल सम्मिलित किया जाता है, जिनके लिए यह माना जाता है कि यह सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है, जबकि स्थानीयकृत माल में वे कच्चे पदार्थ आते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में ही उपलब्ध होते हैं, जैसे खनिज, तांबा, गन्ना, जूट इत्यादि। स्थानीयकृत पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। वह कच्चा माल जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अपना भार खो देता है, जैसे गन्ना, लोहा, तांबा। दूसरे वे जो उत्पादन प्रक्रिया में भारी नहीं होते। इस प्रकार प्रथम प्रकार के जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग की स्थापना कच्चे माल क्षेत्रों के निकट ही आवश्यक है, ताकि द्वितीय प्रकार के कच्चे मालों पर आधारित उद्योगों की स्थापना अन्य तत्वों को ध्यान में रखते हुए कच्चे माल के क्षेत्र के निकट या उपभोक्ता केंद्र के निकट की जा सकती है। खनिजों पर आधारित अधिकांश उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्रोतों के लिए की जाती है, जैसे तांबा उद्योग है। इसमें शुद्ध पदार्थ की मात्रा 2 से 8% होती है। इसकी अवस्थिति कच्चे माल के स्रोत से प्रभावित है। इसी तरह से सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग इसके उदाहरण हैं। लोहा इस्पात उद्योग अब बहुअवस्थितीय उद्योग की श्रेणी में आने लगा है। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्रीकरण यद्यपि पहले मुंबई व अहमदाबाद क्षेत्रों में हुआ था, क्योंकि इस प्रदेश में काली मिट्टी होने के कारण यहाँ कपास का उत्पादन अधिक है, लेकिन अब यह उद्योग उपभोक्ता केंद्रों पर स्थापित होने की प्रवृत्ति रखता है। इस तरह से यदि उद्योग निर्माण प्रक्रिया में भार क्षति करता है या ऐसे उद्योग जिनका परिवहन बहुत दूर से किया जाए और उन उद्योगों की स्थापना उपभोक्ता केंद्रों के निकट की जाती है। 20वीं शताब्दी में कच्चे माल का महत्व कम होने लगा। इसका प्रमुख कारण था परिवहन सुविधाओं का अत्यधिक विकास और तकनीकी ज्ञान की वृद्धि के साथ विकल्पों की तलाश होने लगी। इस समय बाजार का महत्व बढ़ा, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग, कागज उद्योग मार्केट अवस्थिति से प्रभावित थे। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, अणुशक्ति से औद्योगिक शक्ति प्राप्त होती है। कोयले की परिवहन लागत अधिक आती है, साथ ही असुविधाजनक भी है। अतः जिन उद्योगों में कोयले का उपयोग आवश्यक होता है और मात्रा में उपयोग अधिक होता है, वे उद्योग प्राय कोयला उत्पादन क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। जमशेदपुर, बर्मिंघम, ब्रिटेन में लोहा इस्पात उद्योग होने का मुख्य कारण है कोयले की उपलब्धता। कर्नाटक का भद्रावती लोहा इस्पात कारखाना पास के घने जंगलों से अर्थात शिमोगा के सुरक्षित वन से ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करता है। पर्याप्त लकड़ी मिलने के कारण यह उद्योग स्थापित हुआ। राजस्थान में कोयले के अभाव है, अतः औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकी। और दौसा जिले के नीमला की खानों का अच्छी किस्म का खनिज भी लोहा जमशेदपुर भेजना पड़ता है। जल विद्युत एवं अणुशक्ति तार की लाइनें बिछने से शक्ति के साधनों का स्थानीय महत्व कम हो गया है तथा उद्योगों के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अब आता है बाजार। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें टूट फूट अधिक होती है अथवा समय एवं दूरी के साथ उसकी मात्रा व अच्छाई गिरती जाती है। ऐसे उद्योग साधारणतया बाजार के निकट वाले क्षेत्रों में स्थापित करना लाभदायक होता है। मक्खन, डबल रोटी, फर्नीचर आदि उद्योग घने बसे केंद्रों में स्थापित किया जाना इस बात का प्रमाण है। इसी तरह से कुछ उद्योग जिनमें सर्वव्याप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, जैसे ईंट,
खपरेल, रस्सी, टोकरी आदि लागत में कम तथा वजन में भारी होने के कारण बाजार में स्थापित किए जाते हैं। सूती कपड़ा उद्योग, निर्मित वस्त्र उद्योग को बाजार क्षेत्रों में स्थापित करना लाभकारी माना जा सकता है। जितना कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है उतना ही उत्पादन हो रहा है, अर्थात कपास क्षेत्र में जैसे अहमदाबाद, मुंबई आदि क्षेत्र हैं, लेकिन वर्तमान में उद्योग बाजारों की स्थिति से प्रभावित हुआ है। कॉटन इंडस्ट्री जो प्रभावित हुई है, अर्थात पहले कॉटन इंडस्ट्रीज जो थी रॉ मटेरियल पर थी, फिर मार्केट लाया जाता था। बट इसमें क्या है कि क्लॉथ जो था 1 टन ही रहता था। अब कॉटन रीजन से जो कॉटन लाएगी वो भी 1 टन लाएगी और कॉटन इंडस्ट्रीज में भी 1 टन तैयार किया गया। अतः यह उद्योग ऐसा है जो मार्केट ओरिएंटेड भी हो सकता है और रॉ मटेरियल ओरिएंटेड भी हो सकता है। किंतु वर्तमान का जो परिदृश्य है मॉडर्न इंडस्ट्रीज का, उसके अंदर यह मार्केट ओरिएंटेड ही दिखाई देता है। अब आता है यातायात। यातायात के साधनों में उद्योगों के लिए जल यातायात सबसे सस्ता साधन है। इसलिए उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, पश्चिमी जर्मनी के रूर औद्योगिक क्षेत्रों ने सस्ती यातायात सुविधा के कारण अधिक उन्नति की। न केवल इतना ही, जब उद्योग की स्थिति कच्चे माल पर होती है तो परिवहन एक ऐसा साधन है जो उत्पादित माल और बाजार में संबंध स्थापित करता है। जब कच्चे माल को ले जाने में या अधिक यातायात खर्च वहन करना पड़ता है तो उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के पास होती है, जैसे तांबा उद्योग, सीमेंट, एल्यूमिनियम उद्योग, लोहा इस्पात आदि। किसी भी यंत्र को लगाने के लिए परिवहन एकमात्र महत्वपूर्ण निर्धारक घटक माना जाता है। यद्यपि इसका महत्व कुछ घटा है, फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी उद्योग में लागत को कम करने के लिए परिवहन की लागतों पर ही सर्वाधिक विचार किया जाता है। इसलिए जिन वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत कम होती है उन्हें कच्चे माल के स्रोत के पास अर्थात वजन ह्रास होने के कारण स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होता है। अब आता है श्रम, लेबर। किसी भी औद्योगिक श्रम संयंत्र के लिए लेबर की आवश्यकता नितांत आवश्यक है, लेकिन श्रम की कीमत और मात्रा तथा किस्म एक उद्योग से दूसरे उद्योग के संचालन में भिन्नता पाई जाती है। उन उद्योगों की जहां एक विशेष प्रकार के कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, स्थापना भी इन्हीं केंद्रों में की जाती है जहां पर उस प्रकार का कुशल श्रम उपलब्ध होता है। एक फर्म जिसे अत्यंत विशिष्ट श्रम की आवश्यकता होती है वह अपने स्थान चुनाव में देहाती कस्बों की अपेक्षा मेट्रोपॉलिटन शहरों को अधिक वरीयता प्रदान करता है। यदि अन्य परिस्थितियों के अनुसार संयंत्र को एक स्थान पर स्थापित करना उपयुक्त हो, उसके अनुकूल प्रकार का श्रम उपलब्ध नहीं हो, तो श्रम को दूसरे क्षेत्रों से भी आकर्षित करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि श्रम साधारणतया एक गतिशील साधन है। वस्त्र उद्योग में श्रम को एक महत्वपूर्ण माना गया है, यद्यपि आज अत्यधिक मशीनीकरण के कारण इसकी आवश्यकता कम हो गई। भूमि। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए सामग्री संग्रहण, पार्किंग, नगर क्षेत्र तथा आंतरिक परिवहन आदि के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। कुछ कारखानों में स्टील संयंत्र या तेल शोधनशाला की तुलना में कम भूमि की आवश्यकता होती है। यह भी स्पष्ट है कि कुछ विशेष स्थानों पर भूमि आसानी से उपलब्ध हो सकती है तथा कम कीमत पर मिल जा सकती है, जबकि अनेक स्थान पर यह अधिक कीमत पर मिलती है। ठीक इसी प्रकार कारखानों की समतल भूमि आधार सेल वाले स्थान की आवश्यकता होती है। अतः हेवी इंजीनियरिंग निगम रांची अपने वर्तमान स्थल पर काफ़ी लागत में स्थापित हो सका था, क्योंकि वहाँ पर सदृश सेल आधार की भूमि प्रकृति प्रदत्त नहीं थी। इसलिए सदृढ़ आधार निर्माण के लिए कंक्रीट और सीमेंट में काफ़ी विनियोजन किया गया। इसके अतिरिक्त शहरी भूमि की लागत भी एक कारखाने के स्थान निर्धारण हेतु प्रेरणादायक होती है। अब आता है पूंजी, कैपिटल। इसके अंतर्गत स्थायी पूंजी और वित्तीय पूंजी दोनों को सम्मिलित किया जाता है। स्थायी पूंजी भौतिक संयंत्र मशीनरी की द्योतक है और वित्तीय पूंजी उत्पादक का सबसे अधिक गतिशील घटक। देश के प्रत्येक भाग में उसे प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी स्थान पर केंद्रित उद्योग के लिए अच्छे प्रतिफल हेतु प्रतिज्ञा होने पर आवश्यक वित्तीय पूंजी किसी भी पूंजी व्यापार से हो सकता है, किंतु भवन, मशीनरी इत्यादि के रूप में पूंजी प्राय एक ही स्थान पर स्थित हो जाती है और इनका स्थायीकरण भूमि के समान ही माना जाता है। एक कारखाने के निर्माण की लागत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हो सकती है और इसका स्थान निर्धारणतया विकल्प पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, जहाँ की निर्माण लागत का स्वरूप प्रारंभिक विनियोजन में अथवा उत्तरकालीन लागत एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। अब आता है सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ भी उद्योगों को
प्रोत्साहन देती है। ये अलग अलग देश और काल में भिन्न होती है, अर्थात कुछ सरकारें उद्योगों को बढ़ावा देती हैं तो कुछ की इंडस्ट्रीज पॉलिसी अलग होती है। पैमाने की बाह्य लागतें, एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्केल, इसके अंदर एक उद्योग के पास बीमा कंपनी, इंश्योरेंस, बैंक आदि की सुविधा के कारण यह उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। उद्योगों का पैमाना अर्थात मध्यम आकार का उद्योग, छोटा प्रकार का, बड़ा उद्योग प्रकार का उद्योग जैसे चूड़ी उद्योग, ताला उद्योग छोटे उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। वृहत आकार के उद्योगों से औद्योगिक प्रक्रिया में संतुलन बना रहता है तथा कच्चे माल का एकत्रीकरण किया जाता है ताकि उत्पादन अधिक और लगातार हो सके। बड़े उद्योगों में लाभ अधिक होता है और छोटे उद्योगों में लाभ का प्रतिशत घट जाता है। अतः हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स पढ़े। इसको समझने के उपरांत हम अगला जो वीडियो है वो लोकेशन स्कूल्स अर्थात इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।